दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है गेटेल, गार्नर, मैकाइवर या एडमंड बर्ग। तो सही उत्तर ये परिभाषा एडमंड बर्ग की है। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। और लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। और गेटेल का कहना है कि राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया या फिर B.R. अम्बेडकर। तो उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 25 नवंबर 1926 को स्थापित समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन था जिसका उद्देश्य गरीब, शोषित वर्ग के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना था। अगला प्रश्न है मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है चौगुट, कोष, शाखा या प्रकोष्ठ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोष। दोस्तों, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है, जिसमें चौगुट यानी कॉशस, शाखा दल यानी ब्रांच पार्टी, प्रकोष्ठ दल यानी सेल पार्टी और सैनिक दस्ते यानी मिलिशिया शामिल हैं। इसमें कोष शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक परिभाषा है। किसने कहा है कि ये शब्द यानी जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित हैं? ऑप्शन है हेनरी मेन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस या जेम्स ब्राइस। तो सही उत्तर ये जेम्स ब्राइस का कथन है। जेम्स ब्राइस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया है। इस विचार के अनुसार लोकमत जनता का निश्चित मत न होकर जन समुदायों की ऐसी अस्पष्ट इच्छाओं, विश्वासों, नीतियों तथा रचनात्मक आकांक्षाओं का योग होता है जिसका आधार सार्वजनिक हित साधना हो। दूसरे शब्दों में ये शब्द जनमत सामान्यतया लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय हित को प्रभावित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? ऑप्शन है लीकाक, गिलक्राइस्ट, R.M. मैकाइवर या फाइनर। तो ये कथन गिलक्राइस्ट का है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली या जो पार्टी सिस्टम है किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि कथन है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो ये सही नहीं है। दोस्तों, दबाव समूह का नहीं बल्कि राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो बिल्कुल दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो ए गलत और आर सही है। कौन सा विकल्प? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ए गलत किंतु आर सही है। दोस्तों, शासन शक्ति पर कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है। दबाव समूह अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं और शासन प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो आप जान लीजिए कि ये कथन कि दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना है, ये गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन मात्र करते हैं, शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती। इसलिए इस प्रश्न का जो कारण है वो सही है, कथन आपका गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन है श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, सांस्कृतिक संघ या दृष्टिकोण संघ। तो सही उत्तर व्यापारिक संघ, ऑप्शन बी। दोस्तों, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। लिंडबोम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है, जिससे वो सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है। दूसरे, बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है, आपको बताना है। प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक या असंघात्मक। तो याद रखिएगा, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है। दोस्तों, आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूहों में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हैं। इस प्रकार के समूह भीड़ और प्रदर्शन आदि के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। ये प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक प्रभावी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह हैं वो हिंसा के माध्यम का समर्थन भी करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन और कारण से संबंधित है, आप देख सकते हैं। कथन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद कर लीजिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित होती है, ये सही है। द्विदलीय पद्धति में सामान्यतः सामान्य बहुमत प्रणाली का उपयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे दलों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसने ये मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। ऑप्शन है रूसो, लॉवेल, मॉरिस जिन्सबर्ग या फाइनर। तो ये कथन लॉवेल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियां, निष्ठाओं, आचरण की भूमिका का वर्णन किया जा सके। पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस शीर्षक वाले अध्ययन में लॉवेल ने ये मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय किसान यूनियन। तो सही उत्तर भारतीय किसान यूनियन भारत में दबाव समूह का उदाहरण है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये तीनों ही राजनीतिक दल हैं। आमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय किसान यूनियन समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी। तो आप जानते हैं बर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इंग्लैंड के नेता और लेखक एडमंड बर्ग ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द काज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट्स में
राजनीतिक दल को सबसे पहले परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल की सबसे पहले परिभाषा बर्क के द्वारा दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्रों को प्रबंध करना या चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो सही उत्तर चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। दोस्तों, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है धार्मिक सिद्धांत, सामान्य हित, आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांत या जाति पर। तो सही उत्तर राजनैतिक दलों का निर्माण सामान्य हितों पर होता है। राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित और विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि कारक के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आर्थिक और राजनीतिक कारणों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चूँकि सामान्य हित राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित को राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, जाति या आर्थिक, राजनीतिक सभी वर्गों के अपने अपने सामान्य हित होते हैं, जिसके आधार पर वह संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य कहा है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मायरन बीनर, एस.ई. फाइनर, डेविड बी ट्रूमैन या V.O. की जूनियर। तो सही उत्तर एस.ई. फाइनर ने। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। D.D. मैकिन ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा है और थॉर्स्टेन सैलिन और रिचर्ड टी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। तो याद रखिएगा, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूहों को एस.ई. फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य, D.D. मैकिन ने अदृश्य सरकार और थॉर्स्टेन सैलिन और रिचर्ड टी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। अगला प्रश्न है, द्विपार्टी या द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पर? भारत में, फ्रांस में, यूएसएसआर में या यूएसए में? तो सही उत्तर यूएसए में। दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। इन दो दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता रहता है। अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके लुशियन पाई, आमंड, एस.ई. फाइनर या F.W. रिक्स। तो सही उत्तर एस.ई. फाइनर ने। दोस्तों, एस.ई. फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य और अनाम साम्राज्य दोनों ही कहा है। तो याद रखिएगा, एस.ई. फाइनर ने दबाव समूहों को एनानिमस एम्पायर की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या चीन? तो सही उत्तर बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आप देख लीजिए, इनमें से फ्रांस करता है। बहुदलीय प्रणाली उसे कहते हैं जहां कई राजनीतिक दल होते हैं और दो से अधिक दल प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रांस, इटली, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुदलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली वाले देशों में केवल एक राजनीतिक दल का अस्तित्व रहता है। वर्तमान में रूस और चीन में केवल एक दलीय प्रणाली है।
द्विदलीय प्रणाली में 2 दलों की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दल भी रहते हैं, लेकिन देश की राजनीति में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, जबकि आप जानते हैं कि फ्रांस, इटली, भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों में बहुदलीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, राजनैतिक विचारकी पर आधारित होता है और एक दल का अपना कोष होता है। तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल को दबाव समूह से पृथक करने वाली जो विशेषता है वो ये है कि राजनैतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। आप जान लीजिए, राजनीतिक दल राजनीतिक वैचारिकी या राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। तो इस तरह से एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित या तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक वैचारिकी में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की तकनीक है। ऑप्शन है धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन या असहानुभूत रवैया। तो सही उत्तर मूल्य आधारित मांगे। दोस्तों, दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं उनके समर्थन में लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है। मूल्य आधारित मांगे ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो। तो याद रखिएगा, दबाव समूह की तकनीक मूल्य आधारित मांगे होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है, और इसके आधार पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है, और भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। दोस्तों, भारत में अभी भी कोई अस्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ संबद्ध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, इसलिए ये दलीय व्यवस्था न होकर भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, दल प्रणाली व्यक्ति की वैयक्तिकता को नष्ट करती है, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं और दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते हैं। तो दल सरकार के अंगों में एक रूपता स्थापित करते हैं, ये दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। दोस्तों, समाज के प्रत्येक समूह और संस्था का निश्चित लक्ष्य अपने हित को सिद्ध करना होता है। यदि वे वैधानिक हैं तो इसके लिए वैधानिक तरीका अपनाएंगे, और यदि असंवैधानिक हैं तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। राजनीतिक दल एक वैधानिक संस्था है, अतः इसका प्रमुख लक्ष्य वैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना है। ये दल व्यक्ति के स्वतंत्र विचार को प्रभावित करते हैं और दूसरे दलों के प्रति जनता में भेद उत्पन्न करते हैं। दल मुख्य रूप से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार के अंगों में एक रूपता से इनका कोई वास्ता नहीं है। अपने हितों के लिए संघर्ष करना दबाव समूहों का कार्य है। दल सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों के कोई स्पष्ट हित नहीं होते, अनेक हितों का विलयन राजनीतिक दल में हो जाता है, इसलिए समयानुकूल मुद्दे जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दल प्रणाली से कार्यपालिका और विधायिका की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, न कि न्यायपालिका की गतिविधियां। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।
इसमें नियुक्तियां और कार्यप्रणाली में संसद दल की भूमिका नहीं होती है, इसलिए दल के द्वारा सभी अंगों में एक रूपता स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो इस तरह से आप देखिए ए और डी दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, ए और डी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में कुछ दलीय प्रणाली थी, वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? ऑप्शन है भीखू पारेख, माइरन बीनर, ग्रेनविल ऑस्टिन या रजनी कोठारी। तो सही उत्तर रजनी कोठारी। भारत में प्रचलित बहुदलीय प्रणाली यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस, इटली से अलग है। भारतीय दल प्रणाली अपने आप में एक मॉडल है। मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी ने 60 के दशक में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत में स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो ये कथन लावेल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राजनीतिक दल अनेकानेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हैं, ये कथन लावेल का है। इन्होंने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में कहा है कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे। इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। अगला प्रश्न है, किसने दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? एच जे लास्की, एम डुअर्जर, एच एम फाइनर या लॉर्ड ब्राइस? तो सही उत्तर है एम डुअर्जर। दोस्तों, फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस डुअर्जर ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल पार्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या एम एन राय? तो सबसे पहले एम एन राय ने। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सबसे पहले वकालत एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। हालांकि ये सभी विचारक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, लेकिन एम एन राय ने सबसे पहले इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जयप्रकाश नारायण ने भी दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की है। अगला प्रश्न है, कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ या राज्य कर्मचारी संघ। तो याद रखिएगा, यंग तुर्क ये सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। आमंड ने दबाव समूहों के 4 वर्ग बताए हैं: संस्थात्मक, असमुदायात्मक, समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी। इनके वर्गीकरण के अनुसार किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, राज्य कर्मचारी संघ जैसे रेलवे यूनियन, शिक्षक संघ, ये सामुदायिक दबाव समूह के रूप में है। यंग तुर्क का वर्णन किसी रूप में नहीं मिलता। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। जी गैब्रियल ए आमंड ने दबाव समूहों के वर्गीकरण संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना है और इनमें व्यावसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन आदि हैं। यंग तुर्क जो है ये सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी दबाव समूह हित समूह हैं, बिल्कुल सभी है, सही है। सभी हित समूह दबाव समूह हैं। दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते। हित व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सभी दबाव समूह हित समूह हैं। ऑप्शन ए ये आपका सही है।
हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी इत्यादि आते हैं। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। लेकिन कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं जिनका सरकार की गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता। इन आधारों पर यह कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हैं। अगला प्रश्न है, किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे। तो सही उत्तर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों, राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, ये कथन किसका है? तो ये ब्राइस का कथन है। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो, जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। मैकाइवर के अनुसार एक राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है और उस नीति को ये संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। लीकाक के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो सही उत्तर 20वीं शताब्दी। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार 1918 में 20वीं सदी जन प्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1918 के माध्यम से प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किसमें राजनैतिक दल भाग नहीं लेते? आपको बताना है। शासन में, विधि निर्माण में, प्रदत्त विधि निर्माण या निर्वाचन में? तो सही उत्तर प्रदत्त विधि निर्माण में। राजनीतिक दलों के कार्यों में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यायोजित विधायन का कार्य नहीं आता। राजनीतिक दलों के कार्यों में मुख्यतः चुनाव में प्रतिभाग करना, नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती और प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण और समूहन तथा राजनैतिक सामाजिकरण शामिल हैं। प्रदत्त विधायन मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित प्रक्रिया है जो सत्ता में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? आपको बताना है। भारत, फ्रांस, चीन या अमेरिका? तो चीन में एक दलीय पद्धति है, साम्यवादी शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था है। चीन की साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। ये विश्व की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुदलीय प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है और चीन और अन्य साम्यवादी देशों में एक दलीय पद्धति पाई जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति या संवैधानिक साधनों में विश्वास? तो सही उत्तर विदेशों द्वारा मान्यता। दोस्तों, विदेशों द्वारा राष्ट्र को मान्यता देना और विदेशों से राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त करना ये राष्ट्र के अध्यक्ष का काम है। राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं होती हैं उसमें ये कि दल ऐच्छिक संस्था होते हैं,
दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है। ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। दल का संगठित होना अनिवार्य है और ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। तो याद रखिएगा, विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। संगठन, सामान्य सिद्धांतों में सहमति और शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास, ये राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हमने राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।